हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। अभी हाल ही में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल छपे हैं जिसमें मून माइनिंग को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ कुछ न्यूज़ आर्टिकल ने ये तक दावा किया है कि इंडिया, रसिया, यूएस और चाइना की जो स्पेस एजेंसीज हैं, इनमें एक होड़ सी लगी हुई है मून माइनिंग को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग ने धरती पर डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग की है, जिससे मानव सभ्यता का ही विस्तार हुआ है और जिसके कारण बहुत सारे चीज़ डेवलप हुए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी विस्तार हुआ। तो अब मानव उसी साइंस और टेक्नोलॉजी के भरोसे मून पर भी माइनिंग की शुरुआत करने वाला है। मून माइनिंग का मतलब हुआ चंद्रमा की सतह से वैल्यूएबल रिसोर्सेज को निकालना और उसको यूज में लाना। यहाँ पर साइंटिस्ट का तर्क ये भी है कि इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें मदद मिलेगी। खैर, जो भी हो, इसे देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। पहला, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो, या फिर इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दूसरे नज़रिए में हमें ये प्रतीत होता है कि ये मून कॉलोनाइजेशन का एक पहला कदम भी है। देखिए, मून को एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी। इस संदर्भ में पहला कंट्री बनता है सोवियत यूनियन, जो मून पर पहुंचता है। सोवियत यूनियन ने 1959 में लूना 2 मिशन को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से वे मून पर लैंड करते हैं। इसके बाद सोवियत यूनियन ने और कई मिशन लॉन्च किए, जिसमें से लूना 16, लूना 20, लूना 24 शामिल है। इस मिशन के माध्यम से सोवियत यूनियन ने मून का जो सॉइल है उसे धरती पर लाया। इसके अलावा उन्होंने मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए 2 रोबोटिक लूनर रोवर को लॉन्च किया, जिसमें से एक है लूनाखोर 1, इसे 1970 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा है लूनाखोर 2, इसे 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रसिया ने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया है। इसका काम है कि मून पर वाटर की मौजूदगी है या नहीं है उसको पता लगाना। हालांकि वाटर मौजूद है, इसको तो ऑलरेडी इसरो की चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा पता लगाया जा चुका है, लेकिन रसिया दोबारा से इसकी जांच करना चाहता है। अब बात करते हैं, इस संदर्भ में दूसरी कंट्री बनती है यूएसए, जो मून पर लैंड करती है। तो यूएसए की जो नासा है, उन्होंने अपोलो 1 मिशन के माध्यम से पहली बार ह्यूमंस को मून के सरफेस पर उतारती है। इसी मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर लैंड कराया जाता है। इसके अलावा 2009 में नासा ने एक मून मिशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद था मैपिंग को करना, और वो आज भी ये काम कर रही है। इसके बाद नासा ने और भी मिशन लॉन्च किया है, जैसे कि 2020 में उन्होंने अर्थमिस प्रोग्राम के अंडर एक लॉन्च किया था मिशन मून को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा तीसरी कंट्री बनती है इंडिया, जब 2008 में चंद्रयान 1 के माध्यम से इंडिया पहली बार मून पर पहुंचता है। और ये रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री पहले प्रयास में ही मून पर नहीं पहुंचा था इससे पहले, और इंडिया ऐसा करने में सक्षम हो पाती है। इसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन के माध्यम से इंडिया चंद्रमा पर वाटर की मौजूदगी है ये पता लगाने में सक्षम हो पाता है। इसके बाद इंडिया ने तो और मिशन भेजे मून पर, जिसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। चंद्रयान 2 को 2019 में भेजा गया था। हालांकि ये मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लैंडिंग के दौरान जो हमारा लैंडर था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और वह सही से लैंड नहीं कर पाया, जबकि जो ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन था वो पूरी तरह से असफल नहीं था। इसके बाद इंडिया ने 2023 में ही, अभी हाल ही के दिनों में, एक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसके अलावा चौथी कंट्री है चाइना। चाइना की छांग मिशन है, छांग यहाँ पे आप देख रहे हो, छांग मिशन है। इसके माध्यम से ही चाइना मून पर पहुंचा था, और ये 2013 में ही पहुंचा है। और उसके बाद उन्होंने एक बार और 2019 में मून पर पहुंचने की कोशिश की थी, और वे सफल भी हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव ने 1960 के दशक से ही मून पर एक्सप्लोरेशन की शुरुआत कर दी थी, और अभी भी वो चल रहा है। अब तो मून माइनिंग की भी बातें कही जा रही है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि मानव क्यों मून माइनिंग करना चाहता है, उससे ह्यूमन बीइंग को क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, मून माइनिंग को हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज की मौजूदगी से जोड़कर देख सकते हैं।
क्योंकि 2008 में जब चंद्रयान 1 लॉन्च की गई थी, उस दौरान हमें यह पता लगता है कि मून पर वाटर मौजूद हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि हम मून पर माइनिंग करते हैं तो उससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, जिसका यूज करके हम फ्यूल बना सकते हैं, रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। दूसरा कारण है हीलियम-3 की मौजूदगी। हीलियम-3 एक रेयर अर्थ मिनरल है जो बहुत ही रेयरली अर्थ पर मिलती है और इसकी मौजूदगी मून पर प्रचुर मात्रा में है, ऐसा नासा ने दावा किया है। और यदि हीलियम-3 को मून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड को पूरा किया जा सकता है। तीसरा कारण है रेयर अर्थ मेटल्स की मौजूदगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मून पर माइनिंग का मेन मकसद है नेचुरल रिसोर्स को वहाँ से निकालना और धरती पर लाना। और जैसा कि ये रेयर अर्थ मेटल है वो धरती पर बहुत ही रेयरली मौजूद है, इसीलिए इसे रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। और इसका यूज बहुत सारे जगहों पे किया जाता है, जैसे कि आप टीवी बनाने में, मोबाइल फ़ोन बनाने में, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख रहे हैं, सारे चीज़ बनाने में रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो 17 एलिमेंट हैं, इसे ही हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। और ये जितनी भी मेटल हैं वो मून पर बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है मून माइनिंग को लेकर के। और जहाँ तक मून माइनिंग का सवाल है तो ये इतना आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि यदि हम मून का जो एटमॉस्फेयर है उसे देखें तो एक समय में मून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 127 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चली जाती है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर -173 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाते हैं। इसके लिए ह्यूमन को इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी होगी, खास करके ह्यूमन रोबोट का यूज कर सकता है इसके एक्सप्लोरेशन में। इसके बाद ही वहाँ पर यदि वाटर की मौजूदगी सुनिश्चित हो पाई और फिर ऑक्सीजन की भी मौजूदगी सुनिश्चित हो पाई, इसके बाद ही ह्यूमन भी वहाँ पे रह सकता है। तो चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं कि मून माइनिंग से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। देखिए, मून माइनिंग हमें वैल्यूएबल रिसोर्स जैसे कि वाटर, आइस को प्रदान कर सकती है, जिसे लाइफ सपोर्ट एवं रॉकेट फ्यूल के लिए वाटर और ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि चंद्रमा पर लंबे समय तक ह्यूमन को रहने में एवं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें मदद करेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि रिड्यूस पेलोड मासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम माइनिंग एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रहता है तो फ्यूचर में जो मून मिशन होंगे उसमें नेसेसरी सप्लाई की जो ट्रांसपोर्ट है उसको कम कर सकता है, जिससे स्पेस माइनिंग में होने वाली एक खर्चों को हम कम कर सकते हैं। और तीसरा है साइंटिफिक इंसाइट। इसे हमें मून की जियोलॉजिकल कंपोजिशन की गहराई को समझने में मदद मिलेगी, जिससे साइंटिस्ट को चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा में और डेवलपमेंट कैसे हुए, इसे समझने में हमें आसानी होगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होते हैं। तो हमने पॉजिटिव चीज़ को तो देख लिया कि हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो चलिए अब हम नेगेटिव भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं। चंद्रमा पर माइनिंग एक्टिविटी इसके सरफेस को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसके कारण इसके नेचुरल फीचर या फिर जो जियोलॉजिकल प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण चंद्रमा के जो सौंदर्य है या फिर जो साइंटिफिक वैल्यू है इस पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट है जो पृथ्वी की एक्साइल वोबल के उतार चढ़ाव को स्टेबल करने, साथ ही साथ क्लाइमेट को कंसिस्टेंट रखने, इसके अलावा ओशियन टाइड को जनरेट करने में मदद करती है। यदि हम मून माइनिंग करते हैं तो इससे उस पर असर पड़ सकती है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि चंद्रमा की सतह एक महीन धूल की परत से ढकी हुई है, जिसे हम रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ छोटे छोटे जो धूल होते हैं उसे रेगोलिथ कहा जाता है। तो यदि हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा धूल की जनरेशन हो सकती है, जो ह्यूमन हेल्थ और इक्विपमेंट पर प्रभाव डाल सकती है। यदि मून पर माइनिंग होती है तो यहाँ पर ह्यूमन तो मौजूद रहेंगे ही और मशीन भी मौजूद रहेंगे, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा लैंडस्केप में भी परिवर्तन आ सकता है। यदि हम मून माइनिंग करते हैं तो चंद्रमा की जो लैंडस्केप है उसमें प्रभाव पड़ सकते हैं।
इसके अलावा उसकी जो फीचर्स है उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा हमें ह्यूमन बींग्स को इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन भी इसके फेस करने पड़ सकते हैं। यदि रेयर अर्थ मिनरल या फिर रेयर अर्थ मेटल यदि हम मून से लाते हैं तो ये धरती पर जितने भी माइंस मौजूद हैं उसमें माइनिंग कम हो जाएगी, जिससे बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है। तो इससे हमें इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेस डिग्रीज। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस डिग्री का बहुत ज़्यादा इशू है, और यदि मून पर माइनिंग की जाती है तो स्पेस डिग्रीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे फ्यूचर में और भी कोई स्पेस मिशन करने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। यदि मून माइनिंग को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाए तो कोई भी कंट्री इस पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर सकती है, और फिर मून पर कॉलोनाइजेशन की भी शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए, इसे रोकने के लिए 1966 में यूनाइटेड नेशन ने एक आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया था, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी कंट्री किसी भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जैसे मून हो गया वो सेलेस्टियल बॉडीज है, जितने भी तारे हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उस पर कोई भी कंट्री अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को कॉलोनाइज नहीं कर सकता। हालांकि ये जो ट्रीटी साइन की गई थी उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन को इस पर एक मजबूत ट्रीटी साइन करने की ज़रूरत है। नहीं तो भविष्य में मून माइनिंग के माध्यम से ही बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे अदर प्लैनेट पर, और इस प्रकार कॉलोनाइजेशन की भी शुरुआत हो सकती है अदर प्लैनेट पर, जो कि किसी भी स्थिति में सही नहीं है। आई होप आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।